कर लो बात उससे, वो तो बात अच्छी कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आती। मास्टर के पास में सिलेबस नहीं है साहब, जो मन में आया पूछता है, बताओ बिल्लू शेर अंडे देता है कि बच्चे? तो बिल्लू बोला कि पहले अपना जनरल नॉलेज ठीक करिए, शेर कुछ नहीं देता, जो देती है वो शेर नहीं देती है, शेरनी जंगल की महारानी है, उसके मन में आया तो अंडे देती है, मन में आया तो बच्चे देती है, आपको क्या करना मास्टर? सवाल तो ठीक है, लेकिन मास्टर नहीं मानता, बीड़ी खींचता रहता। भाई आप बैठ जाइए, पार्टी चेंज हो गई। एक और मास्टर ने बच्चे से बड़ा घोंडा सवाल किया, खालिस्तान भरो। आप लोग जानते हो खालिस्तान भरवाते हैं फिलहाल में, बहुत अच्छे। इस जमाने में भी खालिस्तान भरवा रहे हो बच्चों से, खालिस्तान हिंदुस्तान में का, वो तो खुद ही बच्चों से पहले भरा हुआ है। लेकिन मास्टर के पास में वही 1946 का सिलेबस है। बच्चे से पूछा, खालिस्तान भरो बिल्लू, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। आप सभी जानते हैं हज को चली, मगर बिल्लू नहीं जानता था। बोले 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली भरो, उसने भर दिया 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। भाई उसने जो समझा वो बोली। मास्टर ने चांटा दिया, टेढ़ी मेढ़ी चली कि हज को चली। तो बिल्लू बोला, क्या बोलते हैं मास्टर साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी? और वो तो आपकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। बस थोड़ी देर में आपके बीच में हूँ। मंच पर 3 तरह के कवि हैं, जानदार, शानदार और ईमानदार। जो कवियों जनता को जल्दी छोड़ दे वो ईमानदार है भाई। और कभी कभी चुनौती होती है, तो देवासा के समय 10-10 कवि हैं, रात रात आप बैठते हैं। मगर हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बड़ी चुनौती रहती है। दिल्ली में जाते हैं प्रोग्राम में, बड़ी चुनौती होती है, वहाँ तो हॉल में होते हैं, 1.5-2 घंटे में निपटा दो 24। एक कवि सम्मेलन तो ऐसा हुआ कि चुनौती भरा ही था। अरुण जेमनी का संचालक था, सच्ची कान, 50 कवि और टाइम आधे घंटे का। आप 50 में आधे घंटे का भाग देके देखो, 1 मिनट में 2.5 कवियों को पढ़ना था। और दुर्भाग्य से मेरा नंबर 2.5 हुआ। अब अरुण जी को बोल दिया संयोजक ने, अरुण जी ज़्यादा टाइम में 50 में कभी आधा घंटा, बोले कोई बात नहीं। तो इसने अपनी होशियारी दिखाई, जो कभी मंच पर जाए, समय कम है, समय कम है, हर कभी कुंडित होकर लौट। मुझको भी भेजा, मैं गया, ध्यान रखना प्रदीप भाई साहब समय कम है। कोई बात नहीं, उतना भी काफ़ी। मैंने लोगों से आगे, दोस्तों समय बहुत कम है, ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय बहुत कम है। खूब तालियां मुझे मिली जो आपसे मिलने वाली है। ये तालियों से बात याद आ गई मेरे को, हमारे मंच के कवियों में बड़े अच्छे कवि हैं, लेकिन 2 आदतें बड़ी खराब पड़ गई हैं। मैं जरा उनका विरोध तो नहीं कर सकता, संस्कार वैसे ऐसा होता है। एक तो है कि माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा। एक कवि ने पहले ने कर लिया, बाकी पीछा छोड़ो शारदा माँ का। और हर कवि आएगा, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, और तालियां बजवाते हैं। एक गजेंद्र सोलंकी जैसे नवोदित कवि की शादी हुई, नवोदित कवि तो नवोदित की होती है, तो पत्नी से दुल्हन से मिलते ही पहला डायलॉग था, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। दुल्हन भी भावुक हो गई, जीते रहो बेटा। एक बात बताइए, ऐसी आदत मत डालो, वहीं पर काम हो गया। ये बता रहा हूँ मैं आपको, होता है। मैं चक्कर में कभी नहीं पड़ा, मैं तो सीधा काम शुरू करता हूँ, कविता पढ़ गया। देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं वो हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, आगे होता रहेगा, गारंटी नहीं है। हल्की फुल्की बात होगी, हल्की बात बिल्कुल नहीं होगी। मेरा मतलब कविता पढ़कर काम शुरू करता हूँ। आपने देखा कि मैंने माँ शारदा को प्रणाम किया, सीधा मैंने काम शुरू किया अपना, वॉइस करना मांगता। ताली बजाओ सारी रात गजेंद्र सोलंकी ताली बजवाता रहा। मैं सब पूछना चाहता हूँ, ये क्या ताली बजाने वाले हैं? ताली मत बजाओ, कविता अच्छी लगती ताली बजाओ, नहीं अच्छी लगती तो कवि को बजाओ। आपको दोनों बार स्वाद एक जैसा ही आएगा। स्वाद मैं बताऊंगा, मैं आप सच्ची बात करूंगा आपसे, मैं कभी बिल्कुल नहीं हूँ साहब। कभी होता तो यहाँ होता, संसद में बैठा होगा, लेकिन साहब मैं इसका मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन तालियां नहीं बजाओ, कविता सुनवाओगे। मैं कभी तालियों के लिए अपील नहीं करता, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। 24 जी को भेज दो, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो साहब मैं कॉन्फिडेंस वाला हूँ, आपकी तालियां अपने पास रखिए, अच्छी बात है। चाय आ गई है, इस बात की वजह ही है।
मेरे मौके पे इसलिए भेजी गई है कि मेरा कॉन्फिडेंस गिराना चाहते हैं। ब्राह्मण का बेटा हूँ, दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकता। तो बात दो, जब मैं तालियां नहीं कहता था, मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ, मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो पूरी रात अकेले निकाल देता हूँ मैं। अभी तो आप लोग होंगे 8-10 हज़ार आदमी शायद। अभी बरेली में प्रोग्राम था, शशिकांत से पूछिए, गवाह है चश्मदीद। बरेली में प्रोग्राम था, वहाँ तो लंबी लंबी भीड़ें लगती हैं। 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। अब मेरा नंबर तो आखिरी में ही आता है। तो रात में 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला, मैं न घबराया और एकमात्र श्रोता के सहारे मैंने अपना काम जमाया। मैंने उससे कहा कि आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। कॉन्फिडेंस, हर सीन को भी देख करके वो हाथ का शायर जोर जोर से हंसने लगा, तो उसका कॉन्फिडेंस देख करके यमराज का कॉन्फिडेंस गिर गया। उसने पूछा हंस क्यों रहा है भाई? उसने बड़ा ताजा शेर सुनाया कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। शायर कह रहा है यमराज से कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। केवल कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। फोटोग्राफर साहब थैंक यू, मैं पहला फोटोग्राफर दिख रहा हूँ जो सामने से फोटो खींच रहा है, वरना मैं तो इन लोगों को इतना आकर्षक लगता हूँ कि वो इधर आएंगे, कभी कभी तो पीछे ही आ जाएंगे। पिछवाड़ा की भी फोटोग्राफ लोगों के पास, क्योंकि मैं हास्य कवि हूँ, मेरा हर तरह से मजा लिया जाता है। लेकिन मैं कैसे फोटोग्राफर को जानता हूँ जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था, पहली बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था, उसका अभ्यास नहीं था, तो उसने अपना कैमरा जैसे मुर्दे के चेहरे पे फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम यह कि मुर्दा मुस्कुरा रहा था, बाकी सब लोग पड़े हुए थे। साहब मैं तो चुनौतियां हैं, मैं रुड़की मेरी। आइए थोड़ा सा आज अच्छा माहौल को सुनाता हूँ। रुड़की पढ़ने नहीं, कविता पढ़ने, कविता पढ़ने गए। अब वहाँ पे एक नौजवान आ गया, स्टूडेंट, उसको लगा कि मैं इनसे पहले पढ़ लूँ, लोकल कवि था वो, सुनने लायक बात है। तो नौजवान आया, मुझसे बोला कि अंकल हम तो आपको टीवी पे खूब देखते रहते हैं, मत मैंने भी कविता 2 मिनट की लिखी है, आप मुझे आज्ञा दें आपसे पहले पढ़ लेता हूँ, आपके बाद मुझे कौन सुनेगा। 2 मिनट पढ़ूंगा, मैंने उसको मौका दे दिया, मगर उसने फिर मुझे मौका नहीं दिया। 2 मिनट में उसने वो काम किया कि मेरे सारे देवता और देवियां डांस करने लग गए। जो हुआ वैसा का वैसा सुना। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा, कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया, फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। एकदम क्रांतिकारी हो गया। बोले क्या, फटा कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। वो फिर शुरू हो गया, पीछे बैठे कवियों में टेंशन फिर दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा ये कुर्ते से नहीं मानेगा। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। ये कमाल लाइन है। कवि का मुंह आगे, उसका पजामा भी खींचो। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। उसने पजामा स्कीम सुन ली और दहाड़ कर बोला खबरदार जो पजामे को हाथ लगाया उधार का है, पड़ोसी से मांग के लाया हूँ, और असली कारण यह है कि केवल पजामा ही पहन के आया हूँ। मुसीबत है साहब, आप मेरी कविताओं को कविताएं न समझिए वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं जो कर रहा हूँ मैं जिंदगी में हाथ से वो देखता हूँ। मैं आपको एक ऐसा, क्या बात है भाई, आइए बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। मैं तो आपका अपने जीवन के अनुभव, कविता लिखना अनुभव से आता है। मेरे बड़े अनुभव हैं, मगर इतने अनुभवों की कविता लिखने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं तो अनुभव सुनाता हूँ। मैं आपको एक अजीब सी बात सुनाता हूँ जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। बात वही है, ध्यान रखना, हल्की फुल्की बात होगी, हल्की बात कभी नहीं होगी।
आपने माँ का दूध सुना होगा, माँ के दूध के बारे में। माँ का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, बड़ा पवित्र होता है, शक्तिशाली होता है। 4 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि औलाद बने। और माँ का दूध इतना पॉपुलर हो गया कि कहावतों तक में आ गया है, बेटा माँ का दूध पिया है तो आजा मैदान में। ये कॉमन बात है, लेकिन मैं आपको विशेष बात बताता हूँ। क्या आपने कभी बाप का दूध सुना? हंसने की बात नहीं, मैंने सुना बल्कि देखा, प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपको। बाप का दूध भी होता है साहब। ग्वालियर में हलवाई की दुकान पे खड़ा, मैं मिठाई खाने गया था नाश्ता करने, तो वहाँ एक सीन देखा मैंने। एक नौजवान लड़का आया और हलवाई का 2 लीटर दूध पी के बिना पेमेंट के भागने लगा। हलवाई ने 4 जूते दिए, तेरे बाप का दूध है? बोलिए होता है कि नहीं? मैंने खुद पहली बार सुना, मगर कमाल है, बाप का दूध क्या बढ़िया निकला। मैंने हलवाई के पांव पकड़ लिए भावुकता में। मैंने कहा ग्रेट है। क्या मतलब? मैंने कहा आप मुझे ज्ञान दिया, किस बात का ज्ञान दिया भाई? मैंने कहा देखिए, अब तक तो मैंने ये सुना था कि माँ का दूध फ्री में मिलता है, रात पहली बार पता लग गया कि बाप के दूध के साथ में 4 जूते भी खाने को मिलते हैं। खाने की बात हुई है, चाय भी आ गई है। ब्राह्मण इतनी मेहनत कर रहा है, हो सकता है कि जीवन की आखिरी मेहनत हो। नहीं, इसका मतलब यह है कि खाने का इंतजाम कर दो, वरना ये आखिरी बात हो सकती है। ब्राह्मण खाने के नाम पे पिछक लेता है। अगर आपका किसी ब्राह्मण से पंगा चल रहा हो, आपके पड़ोस में रहता हो, तो उसका बड़ा एक हिंसा तरीका है निपटाने का। हिंसक खाना खाने को बुला लो उसको बस, और खुद खाने बैठ जाओ उसके सामने। घंटे भर में निपट लेगा ब्राह्मण। सीबीआई का बाप पता नहीं कर सकता कि कैसे गया। ब्राह्मण का पहला और अंतिम प्रेम खाना। आज भी यही हुआ ऐसा, ना खाने दिया मुझे खाना। मैं कभी खाना खाऊं, नहीं बोले चलो कोई साहब थे जो पीछे पड़ गए सब। वो भी ब्राह्मण है तो व्यास जी। हाँ तो बस उनने फिर मेरा भी उन्होंने ही खा लिया हो। ब्राह्मण ही ब्राह्मण खाता भाई, जमाना खराब है। लेकिन नहीं प्लीज सीरियस हो जाइए, मैं हंसाने के लिए नहीं आया इस समय। मैं आपको ब्राह्मण की तकलीफ बता रहा हूँ। सब ब्राह्मण को बदनाम किया गया है कि ब्राह्मण खाऊ होता है, खाने वाली कौम है। ये झूठ है। ब्राह्मण भी मेहनत करना चाहता था, लेकिन उसको देवता बना करके समाज ने कमजोर बना दिया। आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन ब्राह्मण से बहुत कुंठित थे। ये साला बड़ा हीरो बना घूमता है, इसको निपटाना चाहिए। तो तीनों जातियों के नेता गए ब्राह्मण के पास में, बोले आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। यह ब्राह्मण को क्रमशः समाप्त करने का 5 वर्षीय प्लान था। फुकट का खिला खिला के कैरेक्टर खराब कर दो, एक दिन ये कटोरा लेके चौराहे पे मिलेगा। ब्राह्मण समझा नहीं, भोला भाला। फुकट का ऑफर मिला तो शताब्दियों तक खींचा। इतना खाया कि स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं। प्लान सक्सेसफुल। ब्राह्मण देवता प्राय दुखी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर टुनिया ब्राह्मण भी अमिताभ बच्चन हो जाता है। चारों ओर से बुलबुले आते हैं, हमारे बाबा का खा लो, नाना का खा लो। जिन बाबा और नाना को लोग जीते जी ठीक से नहीं खिलाते, उन्हें मरने के बाद में ब्राह्मण के माध्यम से खिलाते। बिल्कुल ये सच्ची बात है। मैं खुद श्राद्ध का नहीं खाता और अपने बाप दादाओं को भी नहीं खिलाता। मैंने किसी पूर्वज को प्रसाद नहीं खिलाया। क्यों खिलाऊं? जब वो यहाँ थे तो ठीक से खिलाया, और वहाँ भी मेरी जिम्मेदारी है। और फिर उनको खिलाऊं तो घर में बच्चों को क्या खिलाऊं? तो ना मैं खिलाता ना श्राद्ध का खाता। क्यों खाऊं? जब मैं जिंदा हूं तो खुद अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊंगा? लेकिन ग्वालियर में ब्राह्मण के रूप में बड़ी रेपुटेशन है। सच्चा किस्सा बताता हूँ। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, अभी की बात है, श्राद्ध पक्ष अभी का। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। मैंने बहुत विनम्रता से समझाया। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं मेरे पिताजी का श्राद्ध खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। वो समझा नहीं, बोले क्या मतलब? मैंने कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच में बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ, उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। इस बात ने मुझे गुस्से में ला दी। मैंने कहा ऐसा क्या? मैंने कहा फिर तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ। मैं तैयारी करके उसके पिता के श्राद्ध में खाने गया, पालती मार के बैठा।
3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। मैं जानता था ये बोलेगा, मैं तो निपटा नहीं गया था। मुझसे बोला बीच में पानी तो पी लो, उसको लगा कि ये भी खा के कहीं यही नहीं लेट जाए, तो दो बापों का मैं एक साथ क्या करूंगा। बोला बीच में पानी तो पी लो, मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। महाराज इतने गुस्से में हूं कि नॉनवेज भी खा सकता हूं। ठाकुर ऐसा भागा, फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। मगर दोस्तों असली बात तो ये है कि ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ, और वाकई कम खाता हूँ। अंतिम हिस्सा आपको सुना देता हूँ, वो भी मेरी पीड़ा है, मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं ऐसा कर बैठता हूँ। कोई अगर मुझे खाने के नाम पे चैलेंज करता है तो फिर मैं अपना जलवा दिखा देता हूँ। मैंने अपने यहाँ के व्यापारी को दिखाया ना जलवा। मेरे यहाँ एक आदमी का बड़ा बुरा वक्त आ गया, बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लेके उसने शाकाहारी भोजनालय खोला और दुकान शानदार चले, ऐसा करके उसने बड़ा सस्ता रेट रखा। साहब इतना सस्ता सोच नहीं सकते आप, 25 रुपए में थाली, जिसमें 6 रोटियां, घी शुद्ध घी वाली, 2 दालें, 2 सब्जियां, पापड़ आपड़, ETC तो बहुत सारा, आखिर में पेपर नैपकिन भी ले जाओ। और ये और नीचे दूसरा बोर्ड लगा दिया, वो तो पढ़ने लायक था। उस पर लिखा था कि 25 रुपए में तो इतना पाएं और 50 रुपए में 50 रुपए लेके आए तो चाहे जितना खाएं। तो दूसरी लाइन मेरे को पसंद आ गई। मैंने कहा 50 रुपए में इतना बड़ा ऑफर है, मेगा ऑफर। 50 रुपए लेके आए तो चाहे जितना खाएं। दूसरे दिन ओपनिंग था, मैं 11 बजे पहुंचा, ओपनिंग टाइम पे 50 रुपए लेके पहुंचे। पहला ग्राहक मैं था और आखिरी भी। मैंने किसी को घुसनी नहीं दिया, अकेला जलवा दिखा के आया। खाना बनाने वालों तक ने लंगर में खाया, वो जलवा दिखाया मैंने अकेला। 11 बजे से 8 बजे तक वहीं खाना वाना खा। रात को 8 बजे अपने मुंह पर हाथ फेरता हुआ, तोंद पे हाथ फेरता हुआ बाहर निकला तो होटल का मालिक बड़े गुस्से से मेरे को देख रहा। दूसरे दिन मैं फिर 50 रुपए लेके पहुंचा, वहां पर एक नया बोर्ड लगा था, यहाँ केवल मनुष्यों को खाना खिलाया जाता है। चंद्रशेखर आजाद अंडे सुनाओ, ऐसा थोड़ी है। जरा तालियां बजाइए, प्रदीप जी बहुत दिनों के बाद देवास के हाथ आए हैं। सारे अंडे आज ही दिलवा दे गए। कुछ नहीं साहब, कविता मैं मुझे लिखना नहीं। हाँ, आप सुनाएंगे।